बहुत बहुत स्वागत है आपका भौतिकी में। आज हम आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण के साथ। गुरुत्वाकर्षण शब्द का अर्थ होता है गुरुत्व के प्रति आकर्षण। ब्रह्मांड के जितने पिंड होते हैं वो प्रत्येक एक पिंड दूसरे पिंड को एक बल से अपने केंद्र की ओर, गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस क्रिया को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्रिया है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड का कोई दो पिंड एक दूसरे को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचता है। अब जिस बल से खींचता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी दो पिंड एक दूसरे को जिस बल से खींचता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। खींचने की क्रिया को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस संदर्भ में न्यूटन साहब ने नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन साहब ने दिया। न्यूटन साहब का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसके अनुसार दो पिंडों के बीच, अगर ये पिंड है m1 द्रव्यमान का, m2 द्रव्यमान का, दोनों पिंड के बीच का डिस्टेंस r है, तो न्यूटन साहब ने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल यानी F समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के m1 m2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F हैरियर 1/r²। यदि दो बातें करें, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच लगने वाला बल। इस दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं F हैरियर m1 m2 r²। इस हैरिज को जब हम तोड़ते हैं तो एक समानुपातिक नियतांक से गुणा करते हैं इसको, तो F बराबर G इंटू m1 m2 r²। जहां G एक नियतांक है। कैसा नियतांक है? समानुपातिक नियतांक है। समानुपातिक नियतांक क्यों? क्योंकि समानुपाती का चिन्ह तोड़ने से हुआ है। इसको हम लोग इस समानुपातिक नियतांक को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों? तो किसी भी माध्यम में ले जाए G का मान इन दो पदार्थों के बीच कौन सा माध्यम है, वो विद्युतशीलता हो, परावैद्युतता हो, किसी पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कहा गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू निश्चित ही होगा। इस G के वैल्यू को ममोरी तोला से ज्ञात किया गया और ममोरी तोला से ज्ञात कर बताया गया G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मात्रक देख ले। इसका मात्रक अगर हमको बताना हो तो G बराबर हम लिख क्या सकते थे? F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2, F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर स्क्वायर, m1 का मात्रक किलोग्राम, m2 का मात्रक किलोग्राम, तो इसका मात्रक SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस तरीके से SI पद्धति में G का मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जब हम इसे CGS में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो न्यूटन की जगह डाइन बैठाएंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर बैठाएंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम बैठाएंगे। तो इसका वैल्यू सारे को पुट जब कर दिया जाए तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन cm स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। यह CGS पद्धति। तो ध्यान में रखना है हमको कि इसका मात्रक 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। पूरा वैल्यू मात्रक पूछा जाए तो सीधा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर SI सिस्टम में। CGS में पूछा जाए तो डाइन cm स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। और एक चीज और G का हम देख सकते हैं वो है हमारा G की भी मान।
तो जी की बीमा के लिए क्या है वो हमने लिखा है एफ इंटू जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो इसका जो डायमेंशन होता है बल का डायमेंशन है ml T/2, इसको लिखिए L2 और mm है यहाँ ये भी m तो m स्क्वायर, ऊपर चला गया m इनवर्स L3 T/2। ये हो गया हमारा जी की बीमा। जी से जुड़ा कैपिटल जी से जुड़ा हमारा प्रमुख बिंदु क्या है जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक डाइन सीएम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और उसके बाद है क्या है सार्वत्रिक नियतांक है, किसी भी जगह जाने पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बात हमें और ध्यान में रखना है, दो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यह किसी अन्य पिंड की उपस्थिति से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दो के बीच लगता ही, प्रत्येक दो के बीच में यह लगता ही है। ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण से नियतांक। अब हम देखते हैं गुरुत्व बल और गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो एक पिंड पृथ्वी, जब हमने कहा था दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अब एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा कोई हो, अब इस स्थिति में ये जो फोर्स लगेगा इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी किसी पिंड को, जिस गुरुत्व बल के कारण जब बल लगा है तो बल त्वरण पैदा करता है, बल कोशिश करता है त्वरण पैदा करना, तो बल यानी गुरुत्व बल के कारण जो बल त्वरण पैदा होता है, यानी दूसरे शब्दों में ये कह रहे इस पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस त्वरण के साथ खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण, इसे प्रायः जी से सूचित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी से हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी से हमारा हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल जी से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को सूचित करते हैं और हम दोनों के बीच में अंतर देखते मतलब संबंध देखते हैं कि क्या है, कैसे निकालेंगे जी को, स्मॉल जी को कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए ये धरती है, ई इसका मास है me और इसकी त्रिज्या है re और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। तो जब हम इसका f निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण के नियम से me m और re प्लस h, मानिए अगर ये डिस्टेंस h है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस re प्लस h का स्क्वायर। लेकिन ये जो नियम हम जानते हैं दूसरा है m इंटू जी, बल बराबर द्रव्यमान हुए गुरुत्वीय त्वरण, इससे m गुने जी बराबर जी me m re प्लस h का स्क्वायर, m से m कट जाएगा। यदि re की तुलना में h छोट यानी पृथ्वी की से जो पिंड है उसकी दूरी पृथ्वी की जो त्रिज्या है इससे बहुत कम हो, यदि h लेस re तो स्मॉल g बराबर, अब h के जगह जीरो बिठा दीजिए, h के जगह नेगेटिव ले लेते हैं, तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी me बाई re स्क्वायर। ध्यान में रखना है जी me re स्क्वायर हमने ये तब कहा है जब यह पृथ्वी के जो त्रिज्या है इससे पृथ्वी के सतह पर जो उसकी ऊंचाई है वो अपेक्षाकृत कम है। तो पृथ्वी के सतह पर जी का वैल्यू हमको इस तरीके से, या पृथ्वी के सतह के करीब जी का वैल्यू जी me re स्क्वायर होता है। लेकिन ये जी का वैल्यू बदलते रहेगा, ऊंचाई पर जाने के साथ बदलता है, नीचे आने पर बदलता है, और पृथ्वी भी चूंकि रोटेशन करते रहता है इसलिए पृथ्वी के सतह पर भी जी का वैल्यू एक जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊंचाई के साथ जी का वैल्यू किस तरीके से परिवर्तित होता है और नीचे के साथ किस तरीके से परिवर्तित होगा। तो ये अगर मान लेते हैं ये अर्थ है, यहां पर हमने कहा जी हो गया हमारा अर्थ के सतह पर जी me re स्क्वायर
इसके सतह से h हाइट पे चला जाए, h ऊंचाई पर जो g हो उसको gh मानते हैं। तो gh बराबर हो जाएगा g1 माइनस 2h बाई RE। अब इसको कैसे निकाला जा सकता है तो इसको हम देखेंगे, बस RE प्लस h इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा निकलता है। अर्थात जैसे जैसे देखिए GH बराबर है G1 माइनस 2H इंटू 2H बाई RE, इसका अर्थ है कि GH लेस देन G। इसका अभिप्राय क्या है कि GH जो होता है वह G से ऊपर होता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ G का मान धीरे धीरे घटते जाता है। अब थोड़ा सा स्थिति दूसरा देखिए, अगर अर्थ के गहराई में आते हैं, नीचे आते हैं डी गहराई पे, यहां पर आते हैं और तब इस जगह पर सपोज कीजिए सतह है यहां और सतह से डी गहराई पे चले गए। अब पूछा गया है जी डी, यानी पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर जी डी बराबर G1 माइनस डी बाई आर। तो एक चीज हमें सोचना है कि दोनों ही ऊपर में भी जाने पे घटता है और नीचे आने पर भी घटता है। कहां ज्यादा घटता है इसको देखिए, तो यहाँ h, अगर इसको भी h मानते हम, गहरा में h मानते, तो h बटे RE का दुगना घटता है एक में से, और इसमें से h बटे RE ही घटता है। तो ज्यादा तेजी से घटता है ऊपर जाने पर, नीचे आने पर कम तेजी से घटता है। तो अगर हमको अरेंज करना हो तो सबसे, यानी अगर अरेंज करना हो G को, तो GH सबसे कम, उसके बाद GD, उसके बाद G। ये है गहराई में, ये है ऊंचाई पर, और ये है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की सतह पर से नीचे जाएंगे तो भी G का मान घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। ऊपर जाने पर ज्यादा तेजी से घटता है, नीचे आने पर तुलनात्मक कम तेजी से घटता है। अब हम देखेंगे G की, यानी पृथ्वी की सतह पर G एक जैसा नहीं रहता है। तो पृथ्वी की सतह पर एक नजर फिर से एक बार ध्यान में रखना है, G बराबर होता है G MERE²। H ऊंचाई पर का फॉर्मूला ये है और D गहराई पर का फॉर्मूला ये है। वृत्तीय त्वरण है, वृत्तीय त्वरण है, इस कारण से इसका मात्रक सब वही होगा जो त्वरण का होता है। त्वरण का मात्रक LT इनवर्स 2 होता है, तो इसका बीमा LT इनवर्स 2 बीमा होता है, हो जाएगा इसका, और मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी में जो गति है, घूर्णन गति है, पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर नाच रही होती है, इससे पृथ्वी के ऊपर वृत्तीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी की सतह पर G का मान किस तरीके से होता है। ये अक्षांश रेखा है और हम जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा है। इसके बाद ये पोल है, नॉर्थ पोल, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये साउथ पोल है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से घूम रहे हैं। तो जब घूमेगी, घूमने के कारण जो वेग होगा उसको हम लोग कोणीय वेग कहेंगे, ओमेगा कोणीय वेग। तो ध्यान में रखें कि घूमने विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग सर्वाधिक होता है, एक जैसा वेग नहीं होता है। इमेजिन करें ग्लोब तेजी से घूम रहा है तो यहाँ इसका वेग सर्वाधिक होगा। धीरे 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 जैसे जैसे हम ध्रुव पर जाएंगे वहां उसका वेग धीरे 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 घटता जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन वेग सबसे कम होता है ध्रुव पर, सबसे अधिक होता है विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर यह एक रिपल्सन फोर्स अपने मोमेंटम के कारण, अपने घूर्णन वेग के कारण पैदा करता है, जिसके कारण यहाँ पर अगर इसका जो G का वैल्यू होगा, G एट G किसी अक्षांश पर पहले, किसी भी अक्षांश पर G, तो स्मॉल g जो वैल्यू हमने देखा था, स्मॉल g बराबर ये जो होता है GMERE²। यहाँ इसका सेंस जब कभी भी लिखेंगे तो इसका अर्थ ये है, G अक्षांश G माइनस RE ओमेगा² और cos²
लैम्डा होता है। आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। अब इसमें लैम्डा क्या है, यहां ध्यान में रखेंगे, जब 0 डिग्री पर यानी कि इक्वेटर पर 0 डिग्री और यहां ध्रुव पर लैम्डा 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर लैम्डा जब 90 डिग्री है तो जब हम यहां पर वैल्यू बैठाएंगे तो cos 90 जी और ध्रुव तो जी माइनस आर ई और ओमेगा स्क्वायर और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 बैठा देने पर cos स्क्वायर 90 यानी कि ये 0, तो ये हो गया हमारा जी ध्रुव जी के बराबर होता है। लेकिन जब हम यहां बैठेंगे cos 0 तो सबसे cos 0 1 होता है, तो जी पोल बराबर हो जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 0, इसका वैल्यू 1 होता है, तो जी घटे आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से जी पोल ज्यादा होता है और जी इक्वेटर से। पृथ्वी की सतह पर जी इक्वेटर विषुवत रेखा, पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर और सबसे अधिक होगा पोल पर। और प्रायोगिक रूप से प्रमाणिक रूप से जो 45 डिग्री है लैम्डा बराबर 45 डिग्री उसको माना गया है। समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर जो जी का मान होता है उसी को पृथ्वी पर प्रायोगिक मान माना गया है और वह होता है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये था हमारा जी का वेरिएशन। जी ऊंचाई पर भी जाने पर घटता है, नीचे आने पर भी घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जब हम पहुंच जाएंगे नीचे साफ तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू 0 हो जाता है। विषुवत पृथ्वी की सतह पर एक जैसा नहीं रहता है और उसका कारण क्या है, जो पृथ्वी का घूर्णन काल है ये इसका कारण है। घूर्णन वेग के कारण जी का वैल्यू बदलते रहता है। ये था हमारा गुरुत्वीय त्वरण। चलिए गुरुत्वीय त्वरण के बाद हम लोग एक बार और चर्चा करेंगे गुरुत्वीय त्वरण का, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय तीव्रता और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तीनों को थोड़ा सा एक साथ हमें देखना है। गुरुत्वीय शब्द में तो एक गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, एक पिंड मान लेते हैं, इस पिंड का ये अगर अर्थ ही है तो ये अर्थ का गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसे कहेंगे, यानी वह क्षेत्र जहां तक कि पिंड को अपनी ओर ज्यादा तेजी से नहीं उसके ऊपर जी स्मॉल जी काम करना शुरू करता है, एक्टिव है, उसको कहेंगे कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र है। और इसके बाहर कोई अगर पिंड है तो उसको कहेंगे कि अनंत है। ये कहीं अगर देखा जाए ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिंड, ये इसे हम कहेंगे कि यह अनंत पर है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र का एक पॉइंट है ए, तो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, इसको यहां तक लाने में अगर W कार्य करना पड़ा है और इसका द्रव्यमान m है, अगर एक m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में W कार्य करना पड़ा है, तो A पर का गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान के पिंड को ध्यान रखना, यहां गुरुत्वीय विभव A पर गुरुत्वीय विभव को भी से सूचित करते हैं और ये हो जाएगा एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया कार्य V बराबर W/m। ये हमारा हो गया इसका गुरुत्वीय विभव। अब इसी जगह पर गुरुत्वीय विभव के बाद हम अगर देखते हैं कि इसका गुरुत्वीय तीव्रता क्या है, तीव्रता होता है एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला, आई से सूचित कर रहे आई ए, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F/m। अब इसको सोचिए G m e m
RE स्क्वायर M इंटू 1/m, M से M कट गया तो IA G ME RE स्क्वायर। तो और स्थितिज ऊर्जा की बात अगर किया जाए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा इसका अगर पूछा जाए तो भी जैसे हमने यहां से यहां तक को विस्थापित करने में कहा कार्य, इस पिंड को उठा करके हम यहां ले आए, जो ही जब हम पिंड को यहां पर लाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा बराबर विस्थापन में किया गया कार्य, विस्थापन में किया गया कार्य। दोनों में क्या अंतर है, ये इसमें और इसमें भी कार्य है लेकिन है प्रति एकांक द्रव्यमान। और दूसरा अंतर देखिए, स्थितिज ऊर्जा पिंड का होगा और विभव जो है सो बिंदु का है, ए पर का विभव इसका। अब हमें ध्यान में रखना है तीव्रता, गुरुत्वीय तीव्रता ये सदिश राशि है और बाकी गुरुत्वीय विभव अदिश, स्थितिज ऊर्जा अदिश, ये अदिश अदिश ये है सदिश, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। मात्रा को थोड़ा इसी जगह से देख सकते हैं, यहाँ भी W/m मीन्स इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि इस तरह से देख लेते हैं, इसका मात्रक यहां लिख लेते हैं मात्रक, तो इसका मात्रक हमारा हो गया जूल पर केजी। इसका मात्रक देखेंगे, इसका हमने कहा है कि फोर्स बाई मास, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर केजी। और इसका मात्रक चूंकि स्थितिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो ध्यान में रखना है हमको, द्वितीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल। बीमा देखते हैं, तो इसका बीमा द्वितीय विभव का कार्य बटे मात्रक, कार्य का बल गुणे विस्थापन mL2T इनवर्स 2 में kg, फिर m से डिवाइड कैंसल, तो ये गया L2T इनवर्स 2, इसका mLT इनवर्स 2 और फिर m से, यानी इसका होगा L1T इनवर्स 2 और इसका M1L2T इनवर्स 2। तो इस प्रकार से ये हमारा डायमेंशन था, ये मात्रक है, डायमेंशन है। द्वितीय तीव्रता हमारा केवल सदिश है, बाकी से दोनों जो है वह अदिश राशि है। ठीक है, द्वितीय विभव को का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कहा v बराबर ऐसे था क्या, वर्क, यानी कि जितना वर्क एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया है वो यह वर्क होता है -GME/RE। RE कब है, जब जहां से लाया गया है अनंत से और डिस्टेंस ज्यादा उस जिसे लाया गया है वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कम दूरी पर है तो RE। और अगर त्रिज्या की तुलना में ज्यादा हो, स्मॉल r कहने का सेंस हो जाएगा RE प्लस जहां से लाया गया H। जब H बहुत बहुत कम होता है RE की तुलना में तो उसको नगण्य मान लेते हैं। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा के लिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, GME/RE, R तो उतना ही रहा। ये एकांक द्रव्यमान के लिए किया गया कार्य था और ये पूरे द्रव्यमान के लिए है कार्य, इसलिए L स्मॉल m से गुना हो गया दोनों में, बस इससे, यानी U बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर विभव इंटू द्रव्यमान। ये देखिए, ये योग स्थितिज ऊर्जा जब कभी भी आकर्षण क्षेत्र में बात की जाएगी तो सदैव ऋणात्मक होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आकर्षण क्षेत्र में 0 होगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, नाम से यह स्पष्ट है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसलिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पिंड की स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम 0 होती है, बाकी हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन जब इस प्रतिकर्षण क्षेत्र में जब हम ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। ध्यान में रखना है, आकर्षण क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अधिकतम 0 हो सकती है,
लेकिन बाकी ऋणात्मक होती है। इसका कारण क्या है? आकर्षण क्षेत्र में जब किसी पिंड को रखा जाता है तो आकर्षण क्षेत्र में पिंड के मतलब क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है, क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है, इसलिए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटते जाती है। ठीक इसके विपरीत जब प्रतिकर्षण क्षेत्र में रखा जाता है तो बाहर से एक बल लगता है जिससे पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे 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 बढ़ते जाती है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र चूंकि आकर्षण क्षेत्र है, इस कारण से वहां U का मान सदा ऋणात्मक होगा। एक छोटा सा वैल्यू और हम ध्यान में रखते हैं, जब पृथ्वी का घनत्व दिया रहता हो तब घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण में क्या रिश्ता है? G और रो ये है हमारा गुरुत्वीय त्वरण और ये है पृथ्वी का घनत्व। गुरुत्वीय त्वरण और घनत्व, पृथ्वी के घनत्व के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए जी, कैपिटल जी बराबर हमने स्मॉल जी बराबर हमने लिखा था GME/RE²। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी ME/VE वॉल्यूम ऑफ अर्थ। पृथ्वी को लगभग गोलीय माना गया है, पृथ्वी को जब लगभग गोलीय माने और उसकी त्रिज्या RE माने तो VE क्या हो जाएगा? गोला का आयतन। उससे देखेंगे ME और गोला का आयतन 4/3 पाई RE³, 4/3 पाई R³ तो रो बराबर इतना आ गया। इससे अगर हम ME निकालना सोचे तो ME बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई रो RE³। अब इस वैल्यू को यहां बैठा दें तो G = क्या आ गया? G ME की जगह बैठाइए 4/3 पाई रो RE³ बटे RE² RE। इसलिए स्मॉल g बराबर आ गया हमारा 4/3 G पाई और रो RE। ये कब है? जब हमारा रो दिया रहे, पृथ्वी का घनत्व दिया रहे, तो स्मॉल जी निकालने के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का ये टॉपिक जो विशेष रूप से हमने अभी देखा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति ऊर्जा। इसके बाद एक व्यापक मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है और जिसके अंतर्गत अब जितने उपग्रह पृथ्वी पर से प्रक्षेपित किए जाते हैं उसको किसी खास कक्ष में रखा जाता है, तो किस वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, किस कक्ष में रखा जाता है, इसकी जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, जब हम पलायन वेग, उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, उपग्रह के वेग क्या होते हैं, इनके साथ उपस्थित होंगे और केपलर के नियम के साथ। धन्यवाद।